कैसे देखते हैं, क्या माहौल है बंगाल का? आप अभी बंगाल से आए। लगता है कि वोटिंग जिस हिसाब से हुए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो इस बार सख्ती दिखाया गया है। आप भी सिंडिकेट की बात कर रहे थे और प्रधानमंत्री गृह मंत्री भी बार बार यही घेर रहे हैं, लेकिन वहां की जनता तो इसी को समर्थन करते आई है लंबे समय से। 3 सीट से 77 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चली जाती है। ये जो बम्पर वोटिंग का कारण है, ये भी माना जा रहा है कि एसआईआर कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि वोटर लिस्ट से हमारा नाम कट जाना। बैलेट मशीन के पास जाकर के कोई पता चल रहा है आपका नाम कट गया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर 36 केस, लेकिन ममता बनर्जी पे केंद्र क्यों मेहरबान है? आपको लोकसभा के चुनाव में लग रहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी इनके साथ नहीं गलत कर रही है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो आप उसी जनता को जाकर के पश्चिम बंगाल में बोलेंगे। बीजेपी जय श्री राम का नारा लगा के चुनाव लड़ रही है, जय बंगला तो हमारा है। अगर आपके मन में मदीना है, आंखों में काबा है, तो भाजपा के जो लोग हैं उनके मन में भी राम है और आंख में मां काली है। 24 परगना में अभी अजय पाल शर्मा जी को वहां के पुलिस पर्यवेक्षक बनाया गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए धरातल पर आरजीकर और संदेश खाली कितना मुद्दा है। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के बाद इतनी बम्पर वोटिंग हुई कि चर्चा ये होने लगी कि क्या इस बार जनता पश्चिम बंगाल में मूड बदल रही है, या फिर पिछले कई ऐसे चुनाव देखे जहां एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद, बम्पर वोटिंग के बावजूद भी सरकार रिपीट हुई है। तो आखिर पश्चिम बंगाल का इस बार का मूड क्या है, हाल क्या है? प्रचार पूरे तरीके से थम चुका है और अब दूसरे चरण का मतदान बाकी है। 142 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन आखिर पश्चिम बंगाल का माहौल क्या है? जनता के बीच आखिर किस तरीके का माहौल है, मुद्दा है? और इस बार पश्चिम बंगाल क्या फिर से एक बार टीएमसी की सरकार को वापस चाहता है? ममता दीदी पर फिर से भरोसा जता रही है बंगाल की जनता? या फिर पश्चिम बंगाल में जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस बार कमल खिलेगा, क्या वाकई कमल खिलेगा? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज हमारे मेहमान मौजूद है, वो अभी बश्चिम बंगाल से आए भी हैं लंबा समय बिताकर, तो वो ज्यादा बेहतर बताएंगे कि आखिर बंगाल की वाकई धरातल पर क्या स्थिति है। अनिकेत जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, कैसे देखते हैं, क्या माहौल है बंगाल का? आप अभी बंगाल से आए, सबसे पहले धरातल पर पिछली बार के चुनाव से अगर तुलना करें तो इस बार क्या अंतर दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया पश्चिम बंगाल में जो मैंने देखा है उसको आपके माध्यम से आम जनता तक बताने का। पश्चिम बंगाल की स्थिति अभी तक में स्पष्ट जो दिख रही है कि जिस हिसाब से वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन चिंतित थी कि यहाँ पर वोटिंग शांति रूप से, और वो देखने को मिला भी कि इतना सीआरपीएफ और हर एक चीज लगाने के बाद भी थोड़ा मोड़ा कहीं पर वायलेंस देखने को मिला भी। लेकिन आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल की जनता त्रस्त है गरीबी से। जो मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वहां जनता के पास में, वो भी नहीं। जब आप इंटरनल जाएंगे, कूच बिहार हो, अलीपुर द्वार हो, इस तरीके के जो जिला है जो सीमावर्ती क्षेत्र पे पड़ते हैं, वहां पर लोगों को रहने के लिए पक्के के मकान नहीं है, लोग टीन के मकान में रह रहे हैं। स्थानीय सरकार जो है उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रही है, तो जनता में भयंकर आक्रोश है। और टीएमसी के द्वारा जो सिंडिकेट चलाया जा रहा है, चाहे वो आलू का जो खेती कर रहे हैं लोग, उन पर कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से उनका फसल खरीद लेना, 2 रुपए 3 रुपए में 5 किलो आलू 3 रुपए में खरीद किया जा रहा है किसान से। कोई भी जनता रहेगी वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो मुझे लगता है कि वोटिंग जिस हिसाब से हुए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो इस बार सख्ती दिखाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो वोटर है सिर्फ वही जाए वोटिंग बूथ पर, इसके अलावा कोई भी ना जाए, तो इस प्रकार की स्थिति में मुझे लगता है कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की ही द्वारा कैंपेनिंग का ये जनता को अच्छा लगा है। जनता उनके साथ काम करना चाह रही है और जनता, हमको लगता है कि इस बार भाजपा के साथ जाएगी। अच्छा, ये आप भी सिंडिकेट की बात कर रहे थे और प्रधानमंत्री गृह मंत्री भी बार बार यही घेर रहे हैं, मिट्टी हो या सीमेंट सिंडिकेट हो, वो पश्चिम बंगाल में किस तरीके से भ्रष्टाचार, करप्शन चरम सीमा पर है। लेकिन वहां की जनता तो इसी को समर्थन करते आई है लंबे समय से। इस बार क्या बदलाव है? क्यों लग रहा है कि इस बार ये मुद्दे वाकई परिवर्तन ला देगा? देखिए, जनता वोटिंग तो करती है, जनता वोट करती है। पब्लिक का जो वोट आता है, जो जनमत आता है, आदमी उसी पर यकीन करते हैं। लेकिन आप देखिए कि एक राजनीतिक दल वहां पर, एक राजनीतिक दल है वहां, भारतीय जनता पार्टी, जो 3 सीट पे थी और अचानक उसका जो वृद्धि हुआ वो 77 सीट पर चलेगी। मतलब इतना भारी इजाफा 5 साल में आप देखिए, तो कहीं ना कहीं लोगों की इच्छा है जो वो पूरी तरीके से भाजपा की सरकार बनाए, नहीं तो इतना बड़ा एक मार्जिन आपको देखने को नहीं मिलेगा।
5 साल, जबकि पिछले बार 10 साल दूसरा ही कार्यकाल था ममता बनर्जी जी का, लेकिन उसमें 3 सीट से 77 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चली जाती है। तो मतलब जनता जिस हिसाब से वोटिंग की है, तो आपको साफ समझ में आएगा जो एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है वहां पर टीएमसी के द्वारा कि पब्लिक उस हिसाब से वोट नहीं कर पा रही। जैसे कि 6 जिला की बात की जाती है, चाहे मालदा हो, चाहे उत्तर दिनाजपुर हो, पूर्व दिनाजपुर हो, मुर्शिदाबाद हो, इस तरीके के 6 जिला में 118 सीट की गिनती है कि उस 6 जिले में 118 सीट है और वो पूरा 118 सीट में 14 सीट के आसपास में भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और बाकी के सारे सीट्स जो है वो उनका एकदम आप समझिए कि वो कॉपीराइट कि उनका ही वहां पर जो है कि बोलबाला है, उनका ही दबदबा है। तो इतने भारी सीट के साथ में अगर कोई पहले से ही चुनाव लड़ रहा है तो आप उम्मीद करेंगे जो वो ऑटोमेटिक सरकार में चला जाए। 294 सीट में जहां पर एक पार्टी है जिसको 0 से शुरू करना है और वहीं पर जो दूसरा दल है उसके पास में 114 सीट पहले से रिजर्व कि वो 114 सीट एकदम उसके पास में रहेगा ही। तो हम मानते हैं कि भाई जितना उनका फिक्स हो जाता है, लेकिन अभी एसआईआर में देखने को मिला कि बहुत सारे जो वोटर्स थे, जो फर्जी वोटर्स थे, उनको नाम को काटा गया। इसमें हम देखें कि लगभग 25,000, 30,000, 35,000 के आसपास में वोटर्स के नाम कटे हैं। तो ये सब का प्रभाव पड़ेगा इस बार और तब जाकर के वोटिंग एक दूसरा रूप लेगा, जो आप कहते हैं ना कि एकदम क्लियर वोटिंग जो होना चाहिए वो इस बार देखने को मिलेगा। और जहां तक बात रहा सिंडिकेट का, जहां तक बात रहा घपला का, घोटाला का, तो हम बताएंगे नेहा जी कि जो व्यक्ति पश्चिम बंगाल नहीं गया है वो कभी नहीं समझ पाएगा जो टीएमसी किस हिसाब से वहां पर सरकार चला रही है। एक बार अगर कोई व्यक्ति पश्चिम बंगाल के जाकर के इंटीरियर को घूमेगा तो उसको समझ में आ जाएगा जो ये सरकार यहाँ के लोगों के लिए क्या काम कर रही है। तो हम और आप कितना भी बता दें, कितना भी बात कर दें, वो सिर्फ एक बात ही लगेगा, मतलब वो कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि स्थिति बंगाल की बहुत भयावह है। तो हमको लगता है कि बंगाल की जनता इस बार चेंज के मूड में। अच्छा, ये जो बम्पर वोटिंग का कारण है, ये भी माना जा रहा है कि एसआईआर कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि वोटर लिस्ट से हमारा नाम कट जाना, वोट देना अनिवार्य है और इसलिए और लोग बढ़ चढ़ कर वोट देने निकला है। तो क्या ये एसआईआर का प्रभाव है और इस एसआईआर का फायदा किसको दिख रहा है आपको होता हुआ? देखिए, ये तो हम देख रहे हैं कि चर्चा का एक विषय बना हुआ है ये कि एसआईआर के बाद में वोटिंग बढ़ा है, तो इसका कारण है कि लोगों को लग रहा है कि वोट नहीं करेंगे तो हमारा वोट कट जाएगा या ऐसा होगा वैसा जो भी है। लेकिन हमारे यहाँ पर देखिए कि बिहार में भी एसआईआर के बाद ही अभी विधानसभा के चुनाव हुए और यहाँ भी काफी वोटिंग यहाँ भी बढ़ा ऐसा। और हम लोग भी देखे नहीं कि लोगों के मन में ये डर था कि भाई हमारा वोटिंग खत्म हो जाएगा, वोटिंग राइट खत्म हो जाएंगे, हमें जो सुविधाएं मिल रही है सरकार की तरफ से वो खत्म हो जाएगी। एसआईआर के बाद में हम देख रहे हैं कि जो जेन्युइन वोटर है वो भी अपना वोट देने के लिए जा रहा है। जिसका नाम रह गया उसको लग रहा है कि एक बार जाकर के देखते हैं जो हमारा वोटिंग का क्या है स्थिति। और देखिए, वोटिंग का स्थिति ये रहेगा कि पर्ची तो पहले मिल जा रहा है, कोई बैलेट मशीन के पास जाकर के कोई पता चल रहा है आपका नाम कट गया है। जिनका नाम ऐड है उनको तो पहले उनकी तो वोटर सूची में नाम आ जा रही है। ये नहीं है कि वो बूथ पर जाने के बाद ही उसको पता चल रहा है कि उसका नाम है कि नहीं। तो जिसका नाम कट रहा है उसको पहले पता चल जा रहा है, जिसका नाम नहीं कट रहा है उसको भी पहले पता चल रहा है। तो एसआईआर के बाद वोटिंग बढ़ने का एक कारण यही है कि जो मापदंड है, जहां पर अब 100 लोग थे उसमें से 30 लोगों का नाम कट गया, 70 लोग वोटर ही नहीं हुआ करते थे, 30 लोग जो थे कि नाम है बस वोटर है ही नहीं, ऐसे लोगों का जब नाम कटा है तो वो जेन्युइन जो लिस्ट आया है उसमें जो वोटिंग हो रही है उसमें देखने को मिल रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो ऐसे कोई अचानक से हम समझते हैं कि कोई वोटर नहीं बढ़ा, जेन्युइन वोटर्स की संख्या जो है उसके आधार पर वोटिंग। आप बिहार की चर्चा कर रहे हैं, बिहार में एसआईआर हुआ, जेन्युइन वोटर हुआ और उसके बाद देखे कि सरकार रिपीट भी हुई आपकी। लेकिन जिस तरीके से अभी पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर हुआ और उसके बाद ममता जी लगातार घेर भी रही थी सरकार को, चुनाव आयोग को, और फिर से वोटिंग भी हो रहा है, क्या लगता है कि ये वाकई जो वोट चोरी का एक नैरेटिव है, ये सब कहीं ना कहीं फिर से सरकार रिपीट हो सकता है क्या बंगाल में भी? क्योंकि बिहार में हमने देखा सरकार रिपीट हुई है एसआईआर के बाद। सरकार रिपीट होना नहीं होना तो ये कोई पहली बार नहीं है। जो अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं पर चुनाव जीत रही है तो उन पर इल्जाम ये लगता है कि ये वोट चोरी कर रहे हैं। लेकिन उसी दरमियान अगर दूसरे किसी राज्य में आप चुनाव जीतते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर जनता ने हमें वोट दिया। तो ये दो पक्ष का जो चीज चलता है, इस कारण से विपक्ष को ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब कल बैठे बैठे हम एक चीज सोच रहे थे, ट्रेन में एक चीज हम सोच रहे थे कि यहाँ पर जो नेता विरोधी दल है तेजस्वी यादव, वो और राहुल गांधी बिहार में साथ में प्रचार करना शुरू किया, बिहार विधानसभा के चुनाव। और जब पश्चिम बंगाल का चुनाव आ रहा है तो राहुल गांधी टीएमसी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, वो अपने एक अलग नैरेटिव पे हैं।
और यही तेजस्वी यादव जो राहुल गांधी के साथ में घूम रहे थे वो टीएमसी का जाकर के प्रचार कर रहे हैं, और वहां राहुल गांधी भी है। मतलब ये कौन सा दोस्ती है जो यहाँ पर इनके साथ में रखेंगे और वहां पर उनके साथ में रखेंगे? इसका तो नुकसान उनको मिलेगा ही ना। तो ये इस तरीके का चीज जो है ना, ये इससे विपक्ष को बाहर निकलना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर 36 केस, 55 घंटे पूछताछ, लेकिन ममता बनर्जी पे केंद्र क्यों मेहरबान है? क्यों उनके ऊपर कोई केस क्यों नहीं डालते हैं? उनको ईडी का सम्मन क्यों नहीं भेजते हैं? मुझे 55 घंटा बैठाया जाता है पूछताछ के लिए। आप देखिए नेहा जी कि उनको 55 घंटा बैठाया कि इनको एक भी घंटा नहीं बैठाया, लेकिन एक चीज एकदम याद है कि यही पटना में मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर सीएम हाउस है। माननीय नीतीश कुमार जी उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और इसी सीएम हाउस में एक ही कुर्सी के बगल में ममता बनर्जी जी बैठी हुई है, और उसी के बगल में राहुल गांधी है, और उस कुर्सी के बगल में लालू प्रसाद यादव जी बैठे हुए। जब इन्होंने एक अलायंस बनाया था पूरे भारत में बीजेपी को हराने के लिए, उन्होंने एक इंडिया अलायंस बनाया। तो ये कैसे चलेगा? मतलब कि आपको लोकसभा के चुनाव में लग रहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी इनके साथ नहीं गलत कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ में गलत कर रही है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो आप उसी जनता को जाकर के पश्चिम बंगाल में बोलेंगे भाई टीएमसी को वोट मत कीजिए, टीएमसी से विकास नहीं होगा, टीएमसी जो है कि लोकतंत्र खत्म कर दी है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में आप कहते हैं कि टीएमसी भी वही है, हम भी वही हैं, हम सब एक हैं। तो जनता एडजस्ट नहीं कर पाएगी ना आपके बातों पे। आपको तो एक पक्ष लेकर के चलना पड़ेगा, जो भाई हमारा पक्ष क्या है। कांग्रेस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, इन्हें एक पक्ष लेके चलना चाहिए कि भाई हम जब भी चुनाव लड़ेंगे तो हमारा एक नैरेटिव है, हमारा एक मोटिव है कि किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ में हम किसी भी चुनाव में अपना क्या कहते हैं इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन लोकसभा में आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, विधानसभा में आप उसी के बारे में जाकर के कह रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में प्रचार करेंगे राहुल गांधी के साथ, पश्चिम बंगाल में प्रचार करेंगे टीएमसी के साथ। ये तो मतलब कंफ्यूजन है ना, ये पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी, क्या करें। लेकिन बंगाल में तो सारा सर वही बीजेपी को शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, बंगाल में वही दीदी कहती है कि हम बंगला है, हम बंगलावासी है, असली बंगाली हम है, ये आउटसाइडर है। बीजेपी के ऊपर जो एक आउटसाइडर का भी आरोप लगता है। अब हम देख रहे हैं कि उसको अपनाने के लिए क्या क्या बीजेपी कर रही है। अनुराग जी को किस तरीके से मंगलवार को चंदन टीका लगा के मछली भी खाना पड़ रहा है ताकि दिखाएं वहां की जनता को कि हम असली बंगाली, लेकिन असली बंगला कौन? और ये जो आउटसाइडर का एक नैरेटिव हमेशा से रहा है बीजेपी के लिए, वो धरातल पर क्या प्रभाव दिख रहा है आपको? देखिए, आउटसाइडर का प्रभाव वहां पर कुछ नहीं पड़ेगा। मतलब ये कितनी भी बात बना लें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहरी हैं, पूरे पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए का जो मामला है वो चरम पे। वो पश्चिम बंगाल की जनता तक इस बात को जान रही है, जो ये घुसपैठिया जो बांग्लादेश से जो आ रहे हैं वो सही में बाहरी है। और ये उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को, हिमाचल के लोगों को बाहरी बताने से, गुजरात के लोगों को बाहरी बताने से ममता बनर्जी जी का और नुकसान ही होने वाला है, फायदा नहीं होगा इससे। ये जय बंगला का जो नारा वहां चल रहा है टीएमसी के द्वारा, तो ये जय बंगला का नारा तो हमारे इंडिया का है नहीं। ये तो पश्चिम बंगाल से जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ और फिर 1971 में जब युद्ध हुआ तो उस समय में ये जय बंगला का नारा बांग्लादेश में चला। तो किसी भी हिंदुस्तानी को बाहरी बताना, हिंदुस्तान के किसी दूसरे राज्य के लोगों को बाहरी बताना, ये अब किसी भी राज्य की जनता मानेगी नहीं। आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, हम ऐसी ही कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं वहां की स्थिति को। पश्चिम बंगाल में जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ, तो चाहे वो कूच बिहार का जंक्शन हो, चाहे अलीपुरद्वार हो, चाहे सिल्लीगुड़ी हो, जितना भी स्टेशन था उन सभी स्टेशनों पर बाहर से लोग आकर आए। हैदराबाद में जो पश्चिम बंगाल के लोग रह रहे हैं, बेंगलोर में जो पश्चिम बंगाल के लोग रह रहे हैं, गुजरात में जो रह रहे हैं, इस तरीके से भारी मात्रा में लोग वहां पर पहुंचे हैं वोट करने के। तो जहां की जनता खुद प्लान करके बाहर रह रही है, वो जानती है कि दूसरे के लोगों को बाहरी बोलना संभव नहीं है। जो पश्चिम बंगाल के लोग गुजरात में जाकर के अपने रोजी रोजगार कर रहे हैं, वो इस बात को मानेंगे ही नहीं जो आप गुजरात के लोगों को बाहर कहिएगा कि ये बाहरी है। बेंगलोर में रहने वाला मानेगा ही नहीं अगर आप कर्नाटक के लोगों को बाहरी कहिएगा तो। और इस देश में क्या, अब तो पूरी दुनिया में कोई बाहरी वाला नहीं है। तो देखिए, तो हर कोई हर जगह रह रहा है। अगर कोई भी नागरिक किसी जगह की नागरिकता लेकर के रहे तो वो बाहरी अब तो रह नहीं जा रहा है। उसको बाहरी कहना तो आपकी भूल है। जब तक कि वो फेंसिंग को क्रॉस करके जबरदस्ती नहीं रह रहा है, तब तक वो बाहरी कहलाएगा ही नहीं। आप कह रहे हैं कि जय बंगला अमेरिका जैसे देश में, हाँ,
जय बंगला बंगाल का नहीं है, लेकिन टीएमसी की नेता सोनिया घोष जी हैं, अब वो लगातार चुनाव प्रचार में निकली हुई है, घूम रही है, वो कह रही है कि ये हमारा है, जय श्री राम, हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि श्री राम का नाम लेके हम चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी जय श्री राम का नारा लगा के चुनाव लड़ रही है। जय बंगला तो हमारा है, बंगाल का है, और ये धर्म को बीच में लेके आते हैं चुनाव प्रचार के लिए। हमको लगता है कि ये सानिया घोष वही है जिनके मन में काबा और आंखों में मदीना बसता है, और कुछ दिन के बाद में उनको बजरंगबली का पूरा एक हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ गया, शायद ये वही। तो अगर आपके मन में मदीना है, आंखों में काबा है, तो यहाँ के भाजपा के जो लोग हैं उनके मन में भी राम है और आंख में माँ काली है। और जिस राज्य में, जिस देश में धर्म पर खतरा आएगा, और धर्म पर तो खतरा आ ही रहा है, इसमें तो कहने में कहीं किंतु परंतु नहीं है, कि जो हिंदू धर्म है इसकी भी हिफाजत करना सरकार की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि इकलौता इसके बाद आदमी कहाँ जाएगा। पूरे दुनिया में तीसरा मुस्लिम का सबसे ज्यादा संख्या वाला कोई देश है तो वो भारत है आज की तारीख में। इंडोनेशिया, पाकिस्तान और फिर अब ये हिंदुस्तान है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है भाई, सब लोग रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं पर अगर आप एक बोलबाला वर्चस्व बनाने लगिएगा कि जय श्री राम कहने वाला व्यक्ति जो है ये एकदम कट्टर है, और वहीं अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो वो सेकुलर में माना जाएगा, तो इस तरीके का माहौल अगर आप बनाने का कोशिश कीजिएगा तो वो जबरदस्ती आपको जय श्री राम के भक्त रोड पर दिखने लगेंगे। अगर कोई हाथ में धागा कलावा बांधे हुए है, सिर पर टीका लगाए हुए है, तो आप उसको देख करके कहेंगे जो ये फर्जी सनातनी है, ये जबरदस्ती का परेशान करने के लिए टीका लगाए हुए। और अगर वहीं पर कोई टोपी पहन करके नमाज में पढ़ने जा रहा है, या अपने ऑफिस में वो दाढ़ी रखे हुए है, मूछ नहीं है, तो उसको आप कहेंगे जो ये इसका धर्म है। इस तरीके की दोहरी जब चीज होती है तब जाकर के लोगों को लगता है कि नहीं, ये खतरा बनते जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी जी के सीट का क्या लग रहा है? भवानीपुर कितना टफ है, या लग रहा है कि इस बार बीजेपी को मिलेगा? इस बार मैं आपको बताया कि अगर सेकेंड फेज का इलेक्शन जो 29 तारीख को है, कल होने वाला है, यह चुनाव अगर शांति रूप से हो जाए तो ऐसी बहुत सारी सीट होंगे पश्चिम बंगाल में सेकेंड फेज में, जो आदमी उम्मीद नहीं किया होगा वो सब सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीते। 24 परगना में अभी अजय पाल शर्मा जी को वहां के पुलिस पर्यवेक्षक बनाया गया तो चुनाव के लिए, और सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है पश्चिम बंगाल का। अब वहां पे उसके बाद अखिलेश जी यहाँ से कह रहे हैं कि ये बीजेपी के एजेंट भेजे जा रहे हैं आप वहां पे। देखिए, हम फेसबुक के माध्यम से, उनका फेसबुक हैंडल हमको लगता है कि वो नहीं चलाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो इतना लापरवाही से अखिलेश यादव नहीं करें, तो ये तो मतलब एकदम मन का उम्मीद मेरा टूट जाएगा। इतनी बचकानी हरकत कि अभी कहीं से कोई एक वीडियो अजय पाल शर्मा जी का चल रहा है, वो एक डांस वाला वीडियो, कुछ उनका कहीं से कुछ उसको एडिट करके या कोई हल्का फुल्का मतलब मिला करके चला दिया। उस वीडियो पर भी ये तुरंत में अपना सबसे पहले यही खड़ा हो गया, इतना बड़ा उस पर पोस्ट लिख करके अपने फेसबुक पर चिपका दिए। बताइए, इतना बचकानी हरकत और कोई कर सकता है क्या? ये तो एकदम पता नहीं इनको क्या हो गया है। मुलायम सिंह जी के, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के लड़के हैं, घर खाली करने वक्त में ये नल सब लेकर के चले जाते हैं, कुछ भी छोटा मोटा चीज देखे नहीं कि ये फेसबुक पर कूद जा रहे हैं। क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए हम समझते हैं कि सबसे टफ काम है। और पहला फेज जो हुआ है वहां का चुनाव, वो सही में अच्छे से हो गया है। नहीं तो इतने सीआरपीएफ डिप्यूट करने के बाद भी अगर वहां पर इस प्रकार से प्रत्याशियों को दोहराया जा रहा है, मारा जा रहा है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरीके का नहीं करे तो मुश्किल है। धरातल पर आरजीकर और संदेश खाली कितना मुद्दा है, क्या लग रहा है उसको देखते हुए महिलाएं खास करके, क्योंकि बार बार महिला सुरक्षा वहां पे भी चर्चा में रहता है, कितना ज्यादा लग रहा है कि इसका फायदा इस बार बीजेपी को होने वाला है आरजीकर का? क्योंकि पीड़िता की मां को टिकट भी दिए बीजेपी, और मोदी जी अभी वहां पे प्रधानमंत्री रैली के लिए भी पहुंचे थे। क्या लग रहा है, कितना वो लग रहा है कि बीजेपी के लिए ये बड़ा मुद्दा है जो उनके हाथ लग जाएगा? देखिए, आरजीकर के साथ में क्या है ना कि वो जो घटना घटी वो पूरे देश को झकझोर दी। पूरे देश के लोगों ने देखा कि ये किस प्रकार से ऐसा कोई घटना हो सकता है। कहीं भी कोई घटना होती है दुखद है, उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट बोल देना भी बड़ा मुश्किल है,
लेकिन उसके बाद जो टीएमसी और ममता बनर्जी जी का जो रवैया था, वो इस चीज को क्लियर कर रहा था कि इनकी या इनके दल के लोगों की कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत है। आज भी उस कॉलेज की स्थिति वही है जो पहले थी। ना वहां पर सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है, ना वहां पर जो छात्रे या फिर छात्राएं रह रही हैं उनके लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था फिर से तैयार किया गया। इतना बड़ा घटना के बाद में सरकार उस पर कोई चिंता करे, तो अगर वो जगह उसी हिसाब से रह गया है तो इसका पूरा फायदा पूरे यूथ का वोट जो है वो प्रधानमंत्री जी को मिले। और एक यूथ का कनेक्शन प्रधानमंत्री जी का गजब का है, मतलब वो कनेक्शन हम देख रहे हैं कि दूसरे किसी दल का हो नहीं पा रहा है। अच्छा, ये महिला का सुरक्षा बहुत वहां पर पश्चिम बंगाल में हम समझते हैं कि वो, देखिए काफी एक चीज और क्या है ना कि उनकी माता जी को जो टिकट मिला है बीजेपी से, इस पर उनको ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए। ये चर्चा भी जो हुआ कि ये बीजेपी के खाते में ही वोट जाएगी, इसका मतलब कभी कभार होता क्या है ना कि आप कुछ भी चीज को हाथ लगाएंगे तो वो आप ही का हाथ पकेगा। वो मुद्दा ऐसा था कि उनकी माँ पर किसी भी हिसाब का कमेंट करना या फिर उनको बताना कि ये पॉलिटिकल एजेंडा बना दी, ये कर दी, ये सब चीज जो है, ये सब चीज का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और वो सीट तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। क्या लग रहा है 142 सीटों में कितना फिर से दूसरे चरण में बीजेपी के हाथ लगेगा? सरकार में सत्ता में आ रही है बीजेपी, नहीं आ रही है? देखिए अभी तक तो सत्ता में आ रही है, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि दूसरे चरण का चुनाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे चरण का जब तक वोटिंग नहीं हो जाए तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन अभी तक के हिसाब से पहले चरण में तो भारतीय जनता पार्टी लीडिंग में 110 सीट के आसपास में, जैसा कि गृह मंत्री जी ने बताया, उतनी सीटें भाजपा के खाता में आवाज। दूसरे चरण के चुनाव में अगर शांतिपूर्ण चुनाव हो जाएगा तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 200 पार जाने की संभावना इस बार है। चलिए ठीक है सर, देखते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कम्युनिस्ट जब पश्चिम बंगाल से गायब हो सकती है तो ममता बनर्जी भी गायब हो सकती है। लग रहा है कम्युनिस्ट और कांग्रेस इस बार कुछ सीटें ला पाएंगे? कांग्रेस का तो कह नहीं सकते हैं, उनको तो माइनस में हो सकता है कि सारे प्रत्याशी चले जाएं। कम्युनिस्ट हो सकता है तो 2-3 सीट लेकर के आ जाए, क्योंकि जो वोटर उनका शिफ्ट किया था कम्युनिस्ट का ममता बनर्जी जी की तरफ, वो उनके कार्यकाल को देख करके इस चुनाव में कुछ वोटर उनके उधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो 4-5 सीट का लगाया जा सकता है। हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम का आने का क्या लग रहा है? ये जो वोट कटेगा या बढ़ेगा ममता दीदी का, या इसका फायदा किसको होगा? देखिए फायदा सिर्फ और सिर्फ इस बार बीजेपी को ही होना है। किसी का भी कुछ भी नुकसान हो, उसका फायदा पूरा भाजपा को ही मिलना है। अगर मुस्लिम वोट भी बटेंगे तो भाजपा को फायदा है। हिंदू अगर पोलराइज होकर के वोट करेगा तो भी बीजेपी को फायदा है। तो हर तरीके से फायदा बीजेपी को ही है, दूसरे किसी दल को फायदा नहीं है, दूसरे सब दल को नुकसान ही है। ठीक है सर, फिर मिलते हैं 4 तारीख को रिजल्ट के साथ। चलिए देखना होगा दूसरे चरण में किस तरीके से चुनाव होता है और कौन सत्ता में आता है, क्योंकि जिस तरीके से दावा गृह मंत्री भी कह रहे हैं पहले चरण के चुनाव के बाद, और उसके बाद अभी दूसरे चरण का चुनाव बाकी है। काफी संवेदनशील इलाका है और वो बहुत महत्वपूर्ण भी है कि आखिर वहां पे कितना वोटिंग होता है और किसको कितना सीट मिलता है।